नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने मिस्र की कला और यूनान की कलाओं को देखा था। आज के अंक में हम देखेंगे रोमन कला को, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ईसाई काल के आरंभ तक मानी जाती है। रोमन कला प्राचीन शास्त्रीय जगत के अंतिम युग की कला है। ये जो क्लासिकल फॉर्म का जो समय चल रहा था, उसमें जो रोम की कला थी, यानी कि जो आपको वेटिकन के आसपास नज़र आती है, वहाँ पर ये शास्त्रीय जगत की अंतिम युग की कला है। रोम की स्थापना सम्राट रोमुलस ने 754 ईसा पूर्व में की थी। देखिए, रोम की स्थापना सम्राट रोमुलस ने की थी, इसीलिए इस पूरी की पूरी कला को रोम की कला कहा जाता है। और इस पूरे जो सभ्यता है, इसको भी रोमन सभ्यता कहा जाता है। तो इसको भी आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस सम्राट के नाम पर रोम की सभ्यता का नाम रोम पड़ा है। प्रारंभ में रोम इस्ट्रकन शासन के अधीन था। तृतीय शताब्दी के अंत तक रोमन साम्राज्य ने विशाल रूप धारण कर लिया था। यानी कि प्रारंभ समय में रोम जो है इस्ट्रकन शासन, ये हमने पिछले बार भी पढ़ा था। तो रोम का जो पूरा साम्राज्य था वो इस्ट्रकन शासन के अधीन था। लेकिन तीसरी शताब्दी में और तीसरी शताब्दी के अंत तक रोमन साम्राज्य जो था वो एक विशाल रूप ले लेता है, और सारी की सारी जितनी भी वहाँ पर सत्ताएं थी, उनमें ये प्रमुख सत्ता के रूप में उभरता है। संसार के जिन भागों में यूनान का प्रभुत्व था, अब वहाँ रोमन साम्राज्य का बोलबाला था। यानी कि हमने देखा कि किस प्रकार से इससे पहले यूनान का प्रभुत्व था, जहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट का शासन चल रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद वहाँ पर जो भी सभ्यताएं आई वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई, और सम्राट रोमुलस ने जब रोम साम्राज्य की स्थापना की, उसके बाद से जहाँ जहाँ पर यूनान का प्रभुत्व था, वहाँ पर अब रोम साम्राज्य का बोलबाला था। रोमन सम्राटों ने पूर्व से चली आ रही यूनानी कला के साथ ही रोमन कलाओं को भी बढ़ावा दिया। देखिए, यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही कि जब रोम के साम्राज्य का उदय होता है, और वहाँ पर उससे पहले जो भी यूनानी कलाएं, चाहे वास्तुकला थी, चित्रकला थी या मूर्तिकला थी, वो उन कलाओं के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करते, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती। वे यूनानी कला के साथ ही रोमन कलाओं को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। यूनानी व रोमन कलाओं के मिश्रित कला काल को यूनानी रोमन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जब रोमन साम्राज्य का उदय होता है, तो वे यूनानी कलाओं को भी उसी सम्मान के साथ देखते हैं जिस प्रकार वे अपनी रोमन कलाओं को यहाँ पर प्रसारित कर रहे थे। तो जो इस काल में, क्योंकि यूनानी और रोमन दोनों कलाएं साथ साथ चल रही थी, तो इसको यूनानी रोमन जो काल कहा जाता है, इसी को ग्रेको रोमन भी कहा जाता है। अगर हम रोम की वास्तुकला की बात करें, रोमन वास्तुकला में देखें, तो रोम के पुनर्निर्माण का कार्य जूलियस सीजर ने आरंभ करवाया, जिसे ऑगस्टस ने पूरा किया। देखिए, वहाँ पर जो जो सम्राट हुए हैं, रोमुलस से लेकर के जूलियस सीजर और ऑगस्टस तक, तो रोम का जो पुनर्निर्माण का कार्य था वो जूलियस सीजर ने आरंभ करवाया था। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ये जूलियस सीजर है। तो जूलियस सीजर ने रोम का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। यहाँ पर देखिए, रोम के पुनर्निर्माण का कार्य कौन करवाता है? जूलियस सीजर। और इसको जो पूरा कार्य करवाता है, इसको पूरा करने का काम करते हैं ऑगस्टस। ये भी यहाँ के सम्राट थे। कहा जाता है कि ऑगस्टस को रोम ईंटों का बना मिला था, जिसे उसने संगमरमर का बना दिया। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि ऑगस्टस को रोम ईंटों का बना हुआ मिला था। यानी कि ऑगस्टस से पहले, यानी कि रोमुलस और जूलियस सीजर के समय पे जो भी वास्तुकला वहाँ पे बनाई जाती थी, वो पकी हुई ईंटों की बनाई जाती थी, जिसे ऑगस्टस ने संगमरमर में बदल दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। कई बार पूछा भी जाता है कि किस सम्राट को रोम ईंटों का बना मिला था, जिसे उसने संगमरमर का बना दिया। तो ऑगस्टस यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए, रोमन वास्तुकला के जो नमूने हैं उसमें उनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, यहाँ पर ऊंचे भवन बनाए गए हैं, अनेक स्तंभ युक्त सभागार, सीढ़ीदार अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, ब्रेसेलिका, विजय तोरण द्वार, रंगशालाएं और विशाल आकार के देवालय। तो कभी भी आपको इस तरीके से अगर विशेषताएं अगर किसी प्रश्न में नज़र आती हैं, या किसी वास्तुकला में इस तरीके की विशेषताएं नज़र आती है, तो आप इन विशेषताओं के द्वारा भी रोमन वास्तुकला को पहचान सकते हैं। देखिए, क्या है, वहाँ पर ऊंचे भवन है, काफ़ी जो उनकी छतें हैं वो बहुत ही ऊंचाई पर बनाई जाती थी। अनेक स्तंभ युक्त सभागार, यानी कि स्तंभ यानी कि काफ़ी सारे पिलर
उनमें इस्तेमाल किए जाते थे सीढ़ीदार अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, यानी कि कर्व्ड शेप में जो सीढ़ीदार वहाँ पर ऑडिटोरियम बनाए जाते थे। ब्रेसेलिका, यहाँ पर आपको धार्मिक कार्यों करने के लिए एक स्थान तय किया जाता था। विजय तोरण द्वार, जैसे कि आप आज नई दिल्ली में देखते हैं ना इंडिया गेट, उसी प्रकार से वहाँ पर विजय तोरण द्वार काफ़ी बड़े बड़े बनाए गए हैं। रंगशालाएँ, यहाँ पर आप इसको कोलोजियम भी कह सकते हैं, जहाँ पर किसी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था तो उन्हें रंगशालाएँ कहते थे। विशाल आकार के देवालय और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। रोम की वास्तुकला में प्रेक्षागृहों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए यहाँ पर जो प्रेक्षागृह हैं, ऑडिटोरियम्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं ये वास्तुकला में रोम की। पहले प्रेक्षागृह लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में प्रेक्षागृहों को पत्थरों से बनाए जाने लगे। देखिए वहाँ पर पहले जो ऑडिटोरियम थे लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन सम्राट ऑगस्टस के आने के बाद वहाँ पर जो भी ऑडिटोरियम बनाए गए उनमें पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। प्रेक्षागृहों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग से एक मंडप भी बनाया जाता था। तो यहाँ पर जो प्रेक्षागृह बनाए गए हैं उसमें जो वीआईपी पर्सन्स होते थे उनके लिए बैठने के लिए अलग से जो है मंडप भी बनाए जाते थे। आपने फिल्म बाहुबली का एक दृश्य देखा होगा जिसमें एक सांड के द्वारा सांड के साथ में एक लड़ाई लड़ते हुए आप भल्लाल देव को देखते हैं। तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ऑडिटोरियम सा बनाया हुआ है कोलिजियम से मिलता जुलता, और ऐसे सीन्स आपने बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे। तो ये जो प्रेक्षागृह का कॉन्सेप्ट आया है ये रोमन आर्किटेक्चर से लिया गया है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में फ्लावियन शासकों के समय अनेक प्रसिद्ध भवनों का निर्माण किया गया। इसी क्रम में रोम का प्रसिद्ध प्रेक्षागृह कोलोजियम का निर्माण भी किया गया। और देखिए रोम का जो प्रसिद्ध प्रेक्षागृह है, रोम का जो फेमस ऑडिटोरियम है वो है कोलोजियम, और आपने कोलोजियम को कई बार चित्रों में भी देखा होगा। प्राचीन अजूबों में भी कोलोजियम की गणना की जाती है और माना जाता है कि संसार के जो 7-8 अजूबे हैं उसमें कोलोजियम का भी अपना एक स्थान है। देखिए कोलोजियम की अगर हम बात कर रहे हैं, कोलोजियम का निर्माण कार्य 70 ईसा में वेस्पासियन ने आरंभ करवाया। सन 80 ईस्वा में सम्राट टाइटस ने इसका उद्घाटन किया। कोलोजियम में सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ आदि का कार्य डोमिटियन नामक शिल्पी ने जो है बनवाए थे। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोलोजियम में सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ आदि का कार्य डोमिटियन नामक शिल्पी ने बनाए थे। कोलोजियम में अनुमानतः 45,000 दर्शकों की बैठने की जगह थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोलोजियम कितना बड़ा विशाल ये रहा होगा, जिसमें उस समय 45,000 दर्शकों को बैठने की सुविधा थी। तो आप देख रहे होंगे ये कोलोजियम का एक चित्र है। ये जो वहाँ के जो रोमन चित्रकार हैं उनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी कोलोजियम की। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा आज के जो वर्तमान में स्टेडियम है उसी प्रकार का ये एक स्टेडियम के रूप में ही बनाया गया है। और आप इसमें देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा वृत्ताकार है, यानी कि एक साथ इसमें कई सारे लोग बैठ सकते हैं। अनुमानतः 45,000 दर्शक इसमें बैठते हैं। ठीक है, तो आप इसके देखिए लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे कि मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी। तो इस तरीके के जितने भी ऑडिटोरियम्स का कॉन्सेप्ट है वो रोमन वास्तुकला से ही लिया गया है। अब देखिए ये वो वर्तमान में कोलोजियम है जिसकी हमने आपको फ़ोटो दिखाई थी, ये वाला और ये। देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा कि अब जो कोलोजियम है वर्तमान में ये काफ़ी टूट चुका है। तो इसमें अंदर अब जो बैठने की जगह है उनकी सीढ़ियाँ भी काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इस कोलोजियम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था जब वहाँ पे एयर जो है अटैक हुए थे, हवाई हमले हुए थे, उसके द्वारा भी कोलोजियम को काफ़ी ज़्यादा जो है क्षति हुई थी। आप अगर जूम करके अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको यहाँ पर कुछ छेद भी नज़र आएंगे जिसमें कि काफ़ी जो गोलियां हैं उनके निशान भी इसमें बने हुए हैं। तो हालांकि जो इटली की सरकार है उसने इसको काफ़ी रिनोवेट करने का प्रयास किया है और अब ऐसा सुना जा रहा है कि जल्द ही इसको पुनर्निर्माण इसका किया जाएगा। इसको जितना भी इसको टूटे हुए भाग हैं उनको फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। रोमन साम्राज्य में गोल तथा चौकोर दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर जो मंदिरों को बनाया गया है उसमें गोल और चौकोर दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। अंकारा में ऑगस्टस, परगामन में ट्रोजन,
एफ्रोडाइसियास में एफ्रोदिति, पॉलमीरा में बेल, आर्टेमिडीज में सेंचुरी, गिरसा में ज्यूस, बक में बाल के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया गया था। और प्रेक्षा की दृष्टि से ये जितने भी नाम यहाँ पर लिए गए हैं मंदिरों के या उनसे संबंधित जो भी सम्राट हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको आप ज़रूर अपने नोट्स में स्थान दीजिएगा, क्योंकि कई बार इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि परगामन में ट्रोजन का जो मंदिर बनाया गया वो किस वास्तुकला शैली का बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था, वो देखिए आप इस प्रकार के जो भवन हैं आप इंडिया में भी देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी जो इमारतें बनाई जाती उनमें भी इस डिज़ाइन को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें देखिए ऊंची तो इसकी छतें होती हैं और स्तंभ होते हैं इसके, जो ऊंचे ऊंचे स्तंभ होते हैं। इस प्रकार से जो इमारतें बनाई जाती है देखने में काफ़ी जो है विशाल भव्यता लिए हुए होती हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी इमारतें इसी डिज़ाइन को लेकर के बनाई जाती हैं और ये देखने में काफ़ी आकर्षक होती हैं। तो ये जो वास्तुकला का नमूना है ये रोमन वास्तुकला का नमूना है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो भवन बनाए जाते थे या राजप्रसादों को बनाया जाता था, तो इसी डिज़ाइन में बनाया जाता था। तो आपने इस डिज़ाइन को रोमन के साथ साथ यूनान में भी देखा होगा। जब हमने यूनानी कला को पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि एक्रोपोलिस या अन्य जो इमारतें वहाँ पे बनाई गई थी उन तो इसी प्रकार से उनकी भी वास्तु की कला थी। तो ये आप ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा कि इस प्रकार के जो भवन हैं वो आपको रोमन शैली में भी मिलेंगे और आपको यूनानी शैली में भी मिलेंगे। देखिए रोमन मूर्तिकला की बात करें हम, जो यहाँ पर मूर्तिकला बनाई गई थी, तो रोमन साम्राज्य में मूर्तिकला को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रोमन साम्राज्य में भवनों, प्रेक्षागृहों, चौराहों, स्नानागारों, संग्रहालयों को सुंदर मूर्तियों से सजाया जाता था। अब देखिए आपने देखा भी होगा कि जो भी वहाँ पर रोमन भवन है या प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम है, जो चौराहे होते हैं, आज भी आपने देखा होगा कि चौराहों पर जो मूर्ति लगाने का जो ट्रेंड है वो यूनान और रोम से ही भारत में आया है। स्नानागारों यानी कि जो वहाँ पर सार्वजनिक स्नानागार होते थे उसमें जो मूर्तियाँ लगाई जाती थी वो इस प्रकार से उनकी जो है मूर्तियाँ लगाई जाती थी कि उन मूर्तियों के जो हाथ से या उनके हाथों पे जो भी पात्र रखे होते थे उनसे पानी की जो है धाराएं बहती थी। तो स्नानागारों में इस प्रकार की मूर्तियां लगाई जाती थी जिनसे जल बहता हुआ दिखाया जाता था। संग्रहालयों को सुंदर मूर्तियों से सजाया जाता था, यानी कि जो वहाँ पर संग्रहालय होते थे उनके जो द्वार होते थे या उनकी छत होती थी या उनके जो गुंबदों की मूर्तियाँ लगाई जाती थी, तो वहाँ पर इस प्रकार की मूर्तियों को काफ़ी प्रचलन में लाया जाता था। और ये प्रचलन रोम यूनान से चल करके आज पूरे विश्व भर में छाया हुआ है कि हमने देखा है कि जो हमारा संसद भवन है उसमें भी काफ़ी सुंदर मूर्तियों से सजाया गया है। चौराहों को सजाने का जो प्रचलन है वो यूनान और रोम से ही भारत में और अन्य देशों में आया है। घरों में पूर्वजों की आत्माओं के प्रतीक रूप में मूर्तियों को बनाया जाता था। देखिए यहाँ पर रिचुअली रूप से भी जो वहाँ के रीति रिवाज थे उसमें भी पूर्वजों की आत्माओं की प्रतीक के रूप में मूर्तियों को बनाया जाता था। तो ये भी एक कारण है रोमन मूर्तिकला में। धनी लोग अपने घरों में वासनामूलक उत्तेजक मूर्तियों से घरों को सजाते थे, जो कि वहाँ पर जो धनी वर्ग था, जो उच्च कुलीन वर्ग होते थे, वे अपने घरों में वासनामूलक उत्तेजक मूर्तियों से घरों को सजाते थे। आपने देखा भी होगा कि जो इरोटिक स्कल्पचर होते हैं जैसे कि हमने खजुराहो में देखे, ठीक उसी प्रकार की वहाँ पर वासनामूलक उत्तेजक मूर्तियों को जो धनी लोग थे अपने घरों में लगाते थे। पोम्पई में एक घर में वीनस की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसमें वीनस के अनावृत शरीर पर सुनहरे रंग की एक जालीदार बिकनी चित्रित की गई थी। देखिए यहाँ पर जो पोम्पई शहर है ये रोमन इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था और ऐसा माना जाता है कि जो पोम्पई शहर था ये ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण पूरा का पूरा जो शहर था वह लावे में दब गया था। और बाद में जिस प्रकार हमारे यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी उसी प्रकार से रोम के पोम्पई शहर में भी बाद में खुदाई की गई थी। और वहाँ से देखिए एक घर में वीनस की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसमें वीनस के अनावृत यानी कि जो वीनस की मूर्ति मिली थी उसने किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं पहना था, लेकिन सुनहरे रंग की एक जालीदार बिकनी को उसमें चित्रित किया गया था। तो काफ़ी अच्छी ये मूर्तिकला का विकास रोमन साम्राज्य में हो चुका था।
इतिहासकारों के अनुसार रोमन साम्राज्य के चौथी शताब्दी में कांस्य व संगमरमर की 10,000 मूर्तियों का विवरण वहाँ पर उपलब्ध है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में व्यक्ति प्रतिमाओं की दो श्रेणियां वहाँ पर प्रचलित थी। एक थी वीरतामूलक, दूसरी है प्राकृतिक सादृश्य मूलक। तो पहली जो श्रेणी है वीरता मूलक, इसमें जो रोमन साम्राज्य के सम्राट होते थे उनको वीर रूप में दर्शाया जाता था। साथ ही जो वहाँ के जो वीर पुरुष होते थे या जो वहाँ के सेनापति होते थे या जो वहाँ के जो वीर सैनिक होते थे उनको भी यहाँ पर इस प्रकार से चित्रित किया जाता था कि उनको वीरता की प्रतिमूर्ति उसमें दिखाया जाता था। दूसरा है प्राकृतिक सादृश्य मूलक, यानी कि जो जैसा दिखता है उसी प्रकार से उसको दिखाया जाता था मूर्ति के रूप में। रोम के प्रसिद्ध मूर्तिकारों में क्लेओमीन, अपोलोनियोस, नेस्टर, अपोलो, वेल्वेडियर और निकोलाओ प्रमुख नाम यहाँ पर है। तो ये मूर्तिकारों के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार की वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी जिसमें अनावृत जो स्त्रियाँ होती थी उनको दर्शाया जाता था और इसी प्रकार की मूर्तियों को धनी लोग अपने घरों में सजाने के रूप में रखते थे। दूसरी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पुरुष को दिखाया गया है जिसने किसी भी प्रकार के वस्त्रों को नहीं पहना है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो उसके जो शारीरिक मंसलता है उसको डिटेल से इसमें दर्शाया गया है। तीसरी मूर्ति में आप देख रहे होंगे कि एक वृद्ध का आवक्ष यहाँ पर प्रतिमा है, तो इसमें भी काफ़ी डिटेल वर्क उसके चेहरे पर की गई है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस प्रकार की जो आवक्ष वाली मूर्तियाँ होती हैं, ब्रस्ट साइज की जो मूर्तियाँ होती हैं, इनका प्रचलन भी रोम से शुरू हुआ था और आज इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं उनको घरों में डेकोरेटेड पीस के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो रोम साम्राज्य में बनाई जाती थी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस मूर्ति में काफ़ी सारी आकृतियों को एक ही पैनल पर दिखाया गया है। तो जो ये पैनल चित्र होते थे, ये पैनल मूर्तियाँ होती हैं, ये वहाँ के जो बड़े बड़े भवन होते थे उन भवनों को सजाने के लिए इस प्रकार के पैनल स्कल्पचर का भी इस्तेमाल किया जाता था। खासकर जो गिरजाघर होते थे उनके जो दीवारें होती थी उन दीवारों को सजाने के लिए भी इस प्रकार के पैनल स्कल्पचर का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम रोम की चित्रकला की बात करें तो रोम के आरंभिक चित्र तो सारे के सारे नष्ट हो गए। केवल पूर्वी क्षेत्र में दूरा यूरापोस में ही कुछ चित्रों के अवशेष बचे हैं। रोम के पोम्पई शहर की खुदाई में ही कुछ भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए रोम का जो पोम्पई शहर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पूरा का पूरा शहर लावे में दब गया था। बाद में जब इस शहर की खुदाई की गई तो वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ मिली और कुछ भित्ति चित्र भी प्राप्त हुए थे। रोम के मकबरों में भी कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। ताबूतों के ढक्कनों पर मृतकों के चित्र यहाँ पर बने हैं। रोमन भित्ति चित्रों में फ्रेस्को विधि से चित्रों को बनाया गया है। जो वहाँ पर भित्ति चित्र मिले हैं वो फ्रेस्को टेक्निक से बनाए गए हैं, तो इसको भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। कुछ जगहों पर भित्ति चित्रों को मणिकुट्टम विधि से बनाया गया है। अब ये जो मणिकुट्टम है, जिसे आप अंग्रेजी में मोज़ैक कहते हैं, मोज़ैक में भी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से जो रंगीन टुकड़े होते हैं उनके द्वारा चित्रों का निर्माण किया जाता था। तो मणिकुट्टम जो है विधि के द्वारा भी भित्ति चित्रों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। रोमन चित्रकला में हेलेनिस्टिक प्रभाव को देखा जा सकता है। रोमन चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखाएं छाया के समान अंकित हैं। रोमन भित्ति चित्रों में प्रकाश की मात्रा उतनी ही दर्शाई गई है जितनी वास्तविक रूप में कमरे में होती है। रोमन सभ्यता में धनी वर्ग भित्ति चित्रों के अलावा घरों पर मणिकुट्टम चित्रों को भी बनाते थे। जो रोम के धनी वर्ग के जो लोग थे वे भित्ति चित्रों के साथ साथ अपने घरों में मणिकुट्टम चित्रों को भी बनाते थे, यानी कि मोज़ैक पेंटिंग्स भी बनवाते थे। मणिकुट्टम चित्रों का उपयोग रोमन साम्राज्य तक ही सीमित रहा। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो मणिकुट्टम चित्र हैं उनका उपयोग रोमन साम्राज्य तक ही सीमित रहा। उसके बाद जो भी साम्राज्य आए वहाँ पर उन्होंने मणिकुट्टम चित्रों को उतनी तरजीह नहीं। देखिए मणिकुट्टम चित्रों का उपयोग कम क्यों हुआ, क्योंकि एक तो ये काफ़ी श्रम साध्य कार्य था। छोटे छोटे पत्थरों को, जो रंगीन पत्थर होते हैं उनको जोड़ करके एक चित्र बनाने का इसमें कार्य किया जाता था, तो काफ़ी श्रम साध्य भी था। हो सकता है इसका एक कारण यह भी रहा हो कि इसको ज़्यादा सभ्यताओं में इसका उपयोग नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर रोमन मणिकुट्टम चित्र आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को, जो रंगीन टुकड़े हैं, उनको जोड़ करके एक चित्र का निर्माण किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस प्रकार से मणिकुट्टम
चित्रों को बनाया जाता था और ये कितना श्रम साध्य था। और यहाँ पर आपको कुछ मणिकुट्टम टाइल्स भी दिखाई दे रही होंगी। इन टाइलों का प्रचलन भी जो है रोम की सभ्यता में जो है वास्तु निर्माण में किया जाता था। और आज भी आप देख रहे होंगे कि हमारे घरों में भी इस प्रकार की मणिकुट्टम टाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो टाइलें हैं वो सिर्फ एक कॉपी वर्क है मणिकुट्टम का, ये ओरिजिनल मणिकुट्टम वर्क नहीं है। रोमन भित्ति चित्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है बड़े भित्ति चित्र जो पूरे कक्ष की दीवारों पर बनाए जाते थे। दूसरा है छोटे चित्र जिन्हें किसी चौखटनुमा आकृति के मध्य बनाया जाता था। तीसरा है पैनल में बनाए गए चित्र यानी कि जो हमारे चर्चों में दिखाई देते हैं। चौथा है अकेली आकृतियों के चित्र यानी कि इसमें जो है किसी भी मानव आकृति के साथ में अन्य मानव आकृतियों को नहीं बनाया जाता था। रोमन चित्रकारों में प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो गोरेगिसोस, डेमोफिलोस, फेवियस पिक्टर, पैक्यूवियस, मेट्रोडोरस, सेरापियन, सोपोलिस, डायनोसियस, एंटियोक्स, गैबिनियस प्रमुख नाम यहाँ पर हैं। तो कई बार इन नामों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये चित्रकार या ये मूर्तिकार किस शैली में अपना कार्य करते थे, तो ये नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये रोमन चित्रकला के कुछ नमूने हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि रोमन चित्रकला कितने उन्नत किस्म की थी। यहाँ पर छाया प्रकाश का जो बखूबी इस्तेमाल किया जाता था। और आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर वस्त्रों को बनाया गया है वो वस्त्रों में बिल्कुल यथार्थता उनमें दिखाई दे रही है कि वाकई में लग रहा है कि जो कपड़े अगर इस प्रकार से जो मनुष्य पहनते हैं और उनमें इसी प्रकार की सलवटें जो आती हैं, तो इस प्रकार की सलवटें वहाँ पर जो है दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि जो चित्रकार है वो सफल भी हुआ है। दूसरी जो बात है रोमन चित्रों की कि उनमें किसी न किसी प्रकरण को या किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को भी जरूर प्रदर्शित किया जाता था। एक अन्य चित्र हम ये देखते हैं। इस अन्य चित्र में यहाँ पर देखिए जो चित्रकारों ने रंगों का कम से कम इस्तेमाल किया है। हालांकि उन्होंने जो है इससे पहले ब्लैक एंड वाइट बनाया, लेकिन बाद में इसमें जो चित्रों का रंगों का प्रदर्शन किया वो बाद में इन्होंने किया है, लेकिन ये चित्र भी काफ़ी आकर्षक बना है। देखिए रोमन अगर फ्रेस्को चित्रों की बात करें जो हमें भित्ति चित्रों के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो उन्नत किस्म के जो है रंगों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे देखने में ये आज भी आकर्षक लगते हैं। ये चित्र काफ़ी उन्नत कोटि के चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। देखिए दूसरा चित्र है यहाँ पर, इसमें भी आप देख सकते हैं कि फ्रेस्को चित्र होने के कारण भी इन्हीं चित्रों में जो छाया प्रकाश को दिखाया गया है वो काफ़ी वास्तविक नज़र आता है। और ये लगता नहीं है कि ये दीवारों पर बनाए गए हैं, ये लगता है कि किसी कैनवास के ऊपर बनाए गए हैं। अब देखिए अगला हम चित्र देखते हैं जो रोमन पैनल चित्र है। तो आप पैनल चित्रों पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर चित्रों का निर्माण किया जाता था और छाया प्रकाश और जो भी प्रकरण है उसको कितने अच्छे से वहाँ पर चित्रित किया जाता था। दूसरा अगर हम चित्र देखें तो रोमन पैनल जो चित्र हैं वो जो वहाँ के देवालय थे, उन देवालयों के जो छत होती थी या जो ऊपर की जो सीलिंग होती थी उसमें भी चित्रों को वहाँ पर अच्छे से बनाया जाता था। तो आप अगर ईसाई कला में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ईसाई कला में भी आपको इन पैनल चित्रों के बारे में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप किसी चर्च में अगर गए होंगे तो आपको चर्च में भी आपको ये सारे के सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जब हम बेजेंटाइन कला पढ़ेंगे तो वहाँ पर पैनल चित्र, भित्ति चित्र और रंगीन कांच की खिड़कियों में जो चित्र बनाए जाते थे उनके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के अंक में हमने देखा कि रोमन जो साम्राज्य थी उसकी कला को देखा, किस प्रकार से वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी, किस प्रकार से वहाँ पर वास्तुकला के कार्य किए जाते थे और किस प्रकार से भित्ति चित्र, पैनल चित्र, मणिकुट्टम चित्रों को वहाँ पर बनाया जाता था। इन सब के बारे में हमने आज के अंक में बात की। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, इनमें से किसके बालों का इस्तेमाल तूलिका बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि ड्राइंग जो ब्रश होता है उसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है गिलहरी, घोड़ा, सूअर और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आप कमेंट में सही जवाब दीजिएगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था द टोटम तैलचित्र किस कलाकार का है, और विकल्प थे विकास भट्टाचार्य, राम किंकर बैज, राम कुमार और तैयब मेहता। तो द टोटम जो चित्र है वो विकास भट्टाचार्य जी का काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। और इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया नीतू सैनी, श्रेया मिश्रा, पवन कुमार, रवि डोभाल,
सिर्फ 4 लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। बाकी से भी मेरी गुजारिश है कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो कोशिश कीजिए आप भी प्रश्न का उत्तर देने की। तो जिन्होंने भी उत्तर दिया है, सही जवाब दिया है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था हमारा तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने रोमन कला के ऊपर बात की। आपको ये आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही जिन भी दर्शकों ने हमारा चैनल पहली बार देखा है वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।